गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अभिनव साइंस एकेडमी। मैं मनीष सिंह आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग फिजिक्स के 11th के फिजिक्स बिल्कुल स्टार्टिंग से काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स एक्चुअली में मोशन इन 1D और मोशन इन अ प्लेन मिला करके एक चैप्टर है जिसको अपन काइनेमेटिक्स बोलते हैं, जिसमें अपन मोशन की बात करते हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन अलग अलग मिलेगा आपको। अपन पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन 1D। मोशन इन 1D में कुछ भी पढ़ने से पहले अपने को थोड़ी बहुत बातों की और भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अपन जहाँ पे मोशन देख देख के बड़े हुए हैं, बचपन से जो चीज़ें देखते आ रहे हैं वही चीज़ें पढ़नी है, बट थोड़े बहुत एजम्पशंस के साथ, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ। जैसे एयर का रेजिस्टेंस जो है हम लोग काइनेमेटिक्स में नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अब एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ये बातें बोलनी बहुत आसान है, पर इसको एक्चुअल में फील करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप कोई मूविंग कार से हाथ बाहर निकालते हो या सर बाहर निकालते हो तो बाल आप कैसे फटफट करने लग जाते हैं। ये एयर रेजिस्टेंस के वजह से, एयर आपको पीछे फोर्स लगाता है। आप बहुत फास्ट यदि मूव कर रहे हो और हाथ ऐसे करोगे तो आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा इसको स्ट्रेट रखने के लिए, क्योंकि इस पर कंटिन्यूअस एयर का फोर्स लगेगा और ये पीछे जाने को देखेगा। पर काइनेमेटिक्स में अपन जैसे ही एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 100 की स्पीड में मूव कर रहे हैं और हाथ ऐसे बाहर निकाल रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इस पर कोई भी फोर्स पीछे और लगेगा नहीं, ये पीछे जाना नहीं चाहेगा। ठीक, तो पहली बात हम लोग क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो रेस्ट और मोशन, ये एक्चुअली है क्या चीज। तो रेस्ट और मोशन के बारे में यदि बात करें तो एक छोटे से पहले एग्जाम्पल समझते हैं बात को। जैसे मान लीजिए कि हम दो दोस्त गड़िंगलज से कोल्हापुर जाना चाह रहे हैं, बस से जा रहे हैं। तो हम दोनों दोस्त गए और जाके बस में बैठ गए। यहाँ पे एक बैठा और यहाँ पे हम दो दोस्त गए और बस में जाके बैठ गए। एक यहाँ बैठा और एक यहाँ बैठा। हमने इसको ए बोल दिया और इसको बी बोल दिया। ठीक, अच्छा, जब तक बस रुकी हुई है तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दोस्त और है जो इन दोनों को छोड़ने गया है बस स्टॉप पे, इसको हम सी बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, जब तक बस रुकी हुई है, अब बस जब तक रुकी हुई है तब तक यदि हम ए से पूछेंगे कि बी मूव कर रहा है क्या, ए बोलेगा नहीं, ये तो मेरे बाजू में बैठा हुआ है। सी से बोलेंगे क्या बी मूव कर रहा है क्या, सी बोलेगा नहीं नहीं, बस रुकी हुई है, मेरे सामने खड़ा है, बस चलेगी तो मूव करेगा। जब बस चलने लग जाए तब हम ए से पूछेंगे कि बी मूव कर रहा है क्या, तो ए देखेगा बाजू में, नहीं, बी तो यहीं पे बैठा हुआ है, बी तो मूव नहीं कर रहा है, बी तो रेस्ट पे है, बी कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे है, शुरू में यहीं पे बैठा था, अभी भी मेरे बाजू में बैठा हुआ है। लेकिन यदि हम सी से पूछेंगे कि क्या बी मूव कर रहा है, क्या बी मोशन में है, तो सी बोलेगा कि यस, बी जो है अब मोशन में है। बात समझ में? यदि हम इस सीन को पूछें कि बी से बस आगे जा रही है तो हम बात कर रहे हैं बी के लिए, फॉर बी। अब हम बी के लिए बात कर रहे हैं और बी के लिए बात कर रहे हैं, सी क्या बोलेगा, सी बोलेगा इन मोशन, और उसी चीज को ए क्या बोलेगा, एट रेस्ट। इसका मतलब क्या, ए गलत बोल रहा है? नहीं, ए के लिए तो रेस्ट पे है ही। रेस्ट पे हम किसी चीज को कब बोलते हैं, जब उसका जगह चेंज नहीं हो, अभी जहां पे है वहीं पे थोड़ी देर बाद भी रहे, थोड़ी देर बाद भी वहीं पे रहे, तो वो रेस्ट पे है। जैसे ये लगा हुआ पंखा रेस्ट पे है, ये बोर्ड लगा हुआ जो है दीवार पे, ये रेस्ट पे है। मैं आपके सामने इधर उधर बोर्ड के आगे हो रहा हूं तो मैं रेस्ट पे नहीं हूं, मैं मोशन में हूं। ठीक, तो रेस्ट पे हम किसी चीज को कब बोलते हैं, जब उसकी जगह चेंज नहीं हो टाइम के साथ, वो एक ही जगह पे बना रहे टाइम के साथ। तो मैं ए से पूछूंगा बी के बारे में कि क्या बी मोशन में है, तो ए बोलेगा नहीं, वो तो रेस्ट पे है, बाजू में बैठा है मेरा। सी से पूछेंगे बी के बारे में, बोलेगा नहीं, मोशन में है, वो तो जा रहा है भाई, बस जा रही है, बस में वो बैठा है तो वो भी जा रहा है, कुछ देर के बाद कोल्हापुर पहुंच जाएगा, 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। ठीक, तो क्या ए गलत बोल रहा है? नहीं। क्या सी गलत बोल रहा है? नहीं। दोनों ही गलत नहीं बोल रहे। तो एक आदमी बोल रहा है कि मोशन में है और एक आदमी बोल रहा है रेस्ट पे है, दोनों सही कैसे हो सकते हैं? ऐसा भी नहीं है कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है बी।
एक बोल रहा है रेस्ट पे है, एक बोल रहा है मोशन में है। इसका मतलब कि रेस्ट और मोशन जो है ना बी के एक्चुअल कहानी पे ही केवल डिपेंड नहीं करता, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे कहां से देख रहे हैं। जैसे अब बस आगे निकल चुकी, जा चुकी, बस काफी आधे रास्ते में है। अब आधे रास्ते में एक रोड के किनारे पेड़ आया, तो पेड़ को यदि अपन बस से देखें तो पेड़ पीछे जाते हुए दिखाई देगी। वहीं रोड पे खड़ा हुआ आदमी देखेगा तो पेड़ रुका हुआ है, पेड़ कहीं जा नहीं रहा। यदि हम उस आदमी को देखेंगे तो आदमी अपने से पीछे छूट रहा है, तो अपने को पीछे जाता हुआ दिखाई देगा वो। इनफैक्ट ये रेस्ट के बारे में कमेंट करना और मोशन के बारे में कमेंट करना, ये जो है ना कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है कि कब रेस्ट पे बोलेंगे, कब मोशन में बोलेंगे। इनफैक्ट होता क्या है कि हम एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन को डिफाइन ही नहीं कर सकते। कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है। अब आप बोलो कि पेड़ एब्सोल्यूट रेस्ट में है, पहाड़ एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, नदी तालाब झरने ये सारे एब्सोल्यूट रेस्ट पे हैं, समुद्र एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं, कुछ भी एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं है। ये सारी की सारी पृथ्वी ही बहुत तेज रफ्तार से 30 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से सन के चारों ओर चक्कर लगाने को देख रही है। तो ये तो खुद मोशन में है। कोई दूसरा ग्रह वाला आदमी, कोई दूसरे ग्रह का ऑब्जर्वर अपने को देखेगा तो बोलेगा तो खुद पृथ्वी मूव कर रही है, तो ये लोग रेस्ट पे कहां से हो भाई, इनकी तो रफ्तार इतनी है, सन के चारों ओर घूम रहे ये लोग। अच्छा, सन के चारों ओर घूमने के अलावा हम लोग अपन एक्सिस पे भी घूम रहे, ये पृथ्वी है, इसके एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रहे, तो हम रेस्ट पे कैसे हो सकते हैं? या पहाड़ इसी पृथ्वी पे है तो पहाड़ रेस्ट पे कैसे हो सकता है? मतलब रेस्ट वाली बातचीत कि एब्सोल्यूट रेस्ट क्या है हम नहीं बोल सकते, एब्सोल्यूट मोशन क्या है हम नहीं बोल सकते। मतलब रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव क्वांटिटी हो गई, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात की जाएगी कि हाँ इस घर के रिस्पेक्ट में ये वाला पंखा रेस्ट पे है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ये वाला घर, ये वाली बिल्डिंग रेस्ट पे है, पृथ्वी के रिस्पेक्ट में पहाड़ पेड़ खेत सभी रेस्ट पे हैं। लेकिन दूसरे ग्रह के रिस्पेक्ट में, दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में, दूसरे सोलर सिस्टम या किसी और गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है नहीं बोल सकते। तो रेस्ट और मोशन ये दोनों ही चीजें जो है ना वो क्या हो गई, रिलेटिव क्वांटिटी हो गई। तो पहला चीज तो हम यही देखेंगे, रेस्ट एंड मोशन। फर्स्ट चीज आप पहले ये लिख लो, फर्स्ट चीज आप ये लिख लो, अजम्पशन। अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस को हम ये मान के चलेंगे कि एयर रेजिस्टेंस बोल के कोई चीज नहीं होता है, और ये बहुत ही बड़ा एजम्पशंस है। इस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क होते रहे हैं जेई में, नीट में और एडवांस में भी। आपको ऐसा सिचुएशन दे देगा कि आप फील करोगे कि नहीं ऐसा सिचुएशन में ऐसी बातें होंगी, और आंसर होगा गलत, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं नहीं। जब तक क्वेश्चन में ये एडिशनली बोला नहीं जाए कि कंसीडर्ड एयर रेजिस्टेंस, तब तक आप एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करेंगे, हवा की वजह से कोई रुकावट कंसीडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, एक क्वेश्चन अपन ऐसे मतलब सीन सोचते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है और उस ट्रेन पे जस्ट अपर बर्थ पे एक लड़का बैठा है, नीचे वाले बर्थ पे उसका भाई बैठा है। ऊपर वाले लड़के ने एप्पल अपने भाई के हाथ को एम करके ड्रॉप किया और ट्रेन स्टेशन पे रुकने जा रही थी। तो ट्रेन स्टेशन पे रुकने जा रही थी, तो क्या एप्पल उस लड़के के हाथ में गिरेगा, उस हाथ से पीछे गिर जाएगा कि उस हाथ से आगे गिर जाएगा? ठीक, ये अब क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, तो यहां पे अपन एयर रेजिस्टेंस या फिर ट्रेन से कोई बाहर पत्थर फेंका गया तो पत्थर का मोशन कैसा दिखाई देगा, ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस में अपने को एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके चलना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस में अपन एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलेंगे जब तक कि क्वेश्चन में एडिशनली ये नहीं बोला जाए कि कंसीडर्ड एयर रेजिस्टेंस। ठीक, अच्छा, तो एक तो एजम्पशंस ये हो गया फर्स्ट पॉइंट कि नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे काइनेमेटिक्स में। एक और एजम्पशंस है जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी, जैसे मान लीजिए कि अब यही है ऑब्जेक्ट, अब ये मान लो 10 मीटर गया, तो 10 मीटर यदि गया, आपको मैं बोल रहा, ध्यान दीजिए, मान लो कि ये एक
ऑब्जेक्ट था से ए, और ये 10 मीटर आगे गया, 10 मीटर आगे गया ये। अच्छा, ये खुद भी था 2 मीटर का, ठीक, तो ये है 10 मीटर, ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना 10 मीटर आगे गया, ये ही है, ये आगे चला गया 10 मीटर से, ठीक। तो अब यदि किसी से मैं पूछूं कि क्या ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर आगे गया, तो कोई होशियार स्टूडेंट होगा वो दिमाग लगा के बोलेगा कि सर आपने बोला कि यहाँ पे इसका आगे वाला हिस्सा था, तो आगे वाला हिस्सा तो ये है, 10 मीटर ये है और 2 मीटर ये होगा, तो ये तो 12 मीटर आगे गया। कोई बोलेगा कि सर देखो ऑब्जेक्ट की ही बात है ना, तो यदि ऑब्जेक्ट की बात है तो हमने बोला कि ये था और हमने इसका लास्ट पॉइंट ले लिया ये, तो ये तो 10 मीटर ही आगे गया। कोई बोला है कि सर ऑब्जेक्ट की ही बात है तो मैं तो ये वाला पॉइंट कंसिडर करूंगा कि यहां से लेकर के यहां तक चला गया, तो ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये 10 मीटर, तो टोटल तो सर ये 14 मीटर चला गया। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए अपन काइनेमेटिक्स में सारे बॉडी को, सारे ऑब्जेक्ट्स को अपन पार्टिकल जैसा कंसीडर करके चलेंगे। पार्टिकल क्या होता है? एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। अब ये 2 मीटर का है, बस है 10 मीटर लंबी बस है, तो उसको अपन एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। कोई 2 मीटर का ऑब्जेक्ट है, 30 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, उसको अपन पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। तो ये भी एक अजम्पशंस है। हम लोग एवरी बॉडी को, हर एक बॉडी को, हर एक पार्टिकल को, हर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक। कंसीडर्ड एवरी बॉडी एज अ पार्टिकल। हम लोग हर एक बॉडी को एक पार्टिकल जैसा कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। ये थी एजम्पशंस की बातें, एजम्पशंस हो गया। अब हम बात करेंगे रेस्ट एंड मोशन का। तो रेस्ट एंड मोशन में पहली चीजें जो हमने सीखी वो रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट बोल के कुछ नहीं होता है। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन ये कंप्लीटली मीनिंगलेस चीज है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। रेस्ट और मोशन जो है ना वो रिलेटिव क्वांटिटी है। रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है। तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में देख लेंगे थोड़ा। रेस्ट एंड मोशन, तो इसमें पहला पॉइंट देख लेंगे अपन। पहला पॉइंट क्या होगा, आप सुन के ही नोट्स लिख लो, ठीक। रेस्ट एंड मोशन में पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा कि हम लोग हर एक बॉडी को कंप्लीट रेस्ट या कंप्लीट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन में है ये नहीं बोल सकते। किसी भी बॉडी को हम ऐसा नहीं बोल सकते, मतलब कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आर मीनिंगलेस। एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन आर मीनिंगलेस टर्म। ये जो रेस्ट और मोशन है ये क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव क्वांटिटी। रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव क्वांटिटी है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव क्वांटिटी हो गया, एब्सोल्यूट हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी जो इस चैप्टर में एंटर करने से पहले अपने दिमाग में होना चाहिए। अपने को ऐसा मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस बोले कोई चीज नहीं होता, एब्सोल्यूट रेस्ट बोले कोई चीज नहीं होता। रेस्ट और मोशन की जब भी बात होगी तो वो रिलेटिव ही होगी, ठीक। अपन अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थली मोशन के लिए, जो मोशन अर्थ पे परफॉर्म किए जा रहे हैं उसके लिए अर्थ को ऐसा कंसिडर करते हैं कि अर्थ रेस्ट पे है, ठीक। अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट फॉर अर्थली मोशन, ठीक। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी एट रेस्ट फॉर अर्थली मोशन, ठीक। अब इन चीजों का हमको होना ही चाहिए, हमारे दिमाग में होनी ही चाहिए बातें। अब हम आगे की चीज पे चर्चा करेंगे। तो पहला कहानी है कि जब हम इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में जब एंटर कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें अपने को सुनने को मिलेंगी। देखो, आपने पढ़ रखा है 9th में मोशन एंड रेस्ट बोल के, वही चीजें हैं सारी की सारी, कुछ अलग नहीं है, बस थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, थोड़ा सा एडिशनल चीज में मिर्च मसाला डाला गया है, थोड़ा और उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऐड किए गए। चीजें कुछ नई नहीं है, अपने को बेसिक्स पता है, अपने को उसी पे एक नई और बड़ी बिल्डिंग को बनाना है, ठीक।
तो रेस्ट एंड मोशन अपन हो चुका। आप रेस्ट एंड मोशन पढ़ के आए हो 9th में, वहां आपने डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। कितने बच्चे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, सभी जानते हैं, लेकिन उन्हीं सभी टर्म को अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में एंटर करने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या आपने को मिलेगा। दैट इज व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स, व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें अपने को मिलेंगी, क्या क्या चीजें अपन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला कहानी बनेगा, पहले तो आप देख लो टाइम, कि टाइम क्या होता है भाई। ये एक टाइम जो शब्द है, ये टाइम एक्चुअली है क्या चीज। ठीक, ये टाइम होता है क्या है। पहली बात कि टाइम जो है स्केलर चीज है, यूनिडायरेक्शनल चीज है, ये घट नहीं सकता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा, एक डायरेक्शन में ही चलता जाएगा। ठीक, और टाइम जो है आप ऐसे देखोगे कि जैसे मान लो कि आप बोलोगे कि ये वाला फिजिक्स का लेक्चर मान लो 30 मिनट्स का है, तो 30 मिनट्स क्या है, एक टाइम का ड्यूरेशन है, एक टाइम का पीरियड है। आई बात समझ में। तो इसको अपन एक टाइम पीरियड बोलेंगे या ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोलेंगे। ठीक, अच्छा जैसे मान लो कि आज का ही अपन बात करें कि लेक्चर, कि इतने टाइम पे लेक्चर स्टार्ट हुआ, जैसे एक टाइम रहा होगा कि जिस पे आके मैं आपको गुड मॉर्निंग बोला होगा, या जैसे ही ये लेक्चर स्टार्ट हुआ होगा। ठीक, या कोई भी इवेंट, जैसे मान लो कि आज फ्लैग होस्टिंग होनी है, पूरे इंडिया में फ्लैग होस्टिंग होनी है, और टाइम निर्धारित किया गया कि 8 जैसे ही बजेगा तो फ्लैग होस्टिंग हो जाएगी, या फ्लैग होस्टिंग कर देना है पूरे इंडिया में 8 बजे। तो जैसे ही 8 बजेगा, 7:49, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30, 50 सेकंड, 55, 56, 57, 58, 59, 60 जैसे होगा, वैसे ही जैसे 8 बजेगा सब जगह फ्लैग होस्टिंग। तो 8 का बजना, क्या 2 मिनट तक 8 बजा रहा? नहीं, 8 का बजना एक मोमेंट था। अगले ही पल, अगले ही क्षण, अगले ही मोमेंट पे 8 बजे नहीं, अब वो 8:01 सेकेंड हो गया, वो 8:02 सेकेंड हो गया, 8:01 सेकेंड हो गया, 8:10 सेकेंड हो गया, 8:02 मिनट हो गए, 1 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए। तो 8 का बजना एक मोमेंट था, एक इंस्टेंट था। ठीक, तो टाइम को जो है ना अपन ऐसे 2 टर्म में देखते हैं। एक तो एवरेज के लिए अपन टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड बोले तो कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि इतना टाइम, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 साल, 2 साल, 1.5 घंटा, 1 घंटा के पीरियड, आधा घंटा के पीरियड, 10 मिनट, 2 मिनट, 52 सेकेंड तक राष्ट्रगान गाएंगे झंडा फहराने के बाद। तो 52 सेकेंड क्या है, एक टाइम पीरियड है। लेकिन जब राष्ट्रगान स्टार्ट हुआ, वो जो टाइम है वो एक इंस्टेंट है, उस मोमेंट पे स्टार्ट हुआ इवेंट। तो किसी भी इवेंट का स्टार्ट होने का जो टाइम होगा उसको अपन इंस्टेंटेनियस टाइम बोलेंगे, या उसको अपन इंस्टेंट ऑफ टाइम बोलेंगे। जैसे 8 का बजना एक इंस्टेंट है, 12 बजना इंस्टेंट है, 8:02 एक इंस्टेंट है वो, और 10 मिनट तक 2 ही, 8:02 का, और कोई ऐसा नहीं कि 2 मिनट तक 2 ही बजा रहा, नहीं, वो एक मोमेंट है, एक इंस्टेंट है। जैसे ही वो इंस्टेंट आया कि अगले ही क्षण वो बदल चुका, 8:02 1 सेकेंड हो गया, अब वो 2 मिनट नहीं रहा। ठीक, तो एक इंस्टेंटेनियस टाइम हो जाएगा और एक एवरेज टाइम हो जाएगा, और दोनों का ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, तो देखते हैं आगे टाइम। तो टाइम पे अपन अगले पेज पे चलते हैं। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए। तो हम देख रहे थे टाइम। ठीक, हम देख रहे थे टाइम की बातें कर रहे थे अपन। ठीक, तो टाइम जो है ना, टाइम ऐसे तो आप यदि देखोगे कि टाइम को यदि देखा जाए तो जो भी चीजें अभी हो रही है, अभी t = 0, अभी जो चीजें हो रही है प्रेजेंट टाइम पे, इसको अपन बोलते हैं t = 0 प्रेजेंट टाइम। जैसे मान लो पेड़ में आम लगे हैं, आम टूटना, आम का टूटना एक इंस्टेंट है, वो है प्रेजेंट टाइम। अब हो सकता है उसको 2 सेकंड लगे नीचे गिरने में जमीन पे,
तो वो 2 सेकंड जो है ना वो पीरियड ऑफ टाइम है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि कोई मंकी बैठा था पेड़ पे, वो जंप किया, तो जंप करना एक इंस्टेंटेनियस एक्शन है, ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है। जंप करके नीचे गिरा, 5 सेकंड तक हवा में रहा, क्या किया, मरा मंकी गिर के नीचे, क्या हुआ, ये अलग बात है। लेकिन जिस मोमेंट पे जंप किया वो मोमेंट क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइम है, और उसको अपन t इज इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, अभी का टाइम। ठीक, अच्छा, एक होगा t जो है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कि t पॉजिटिव चीज है। क्या चीज? पॉजिटिव चीज है, कि 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा घंटा, 2 घंटा, 4 साल, 10 साल, 50 साल, ऐसा। ठीक, तो ये ग्रेटर देन 0, इसको बोलते हैं अपन फ्यूचर टाइम। और ये जो टाइम होता है ना लेस देन 0, ये डिफाइन ही नहीं है। टाइम लेस देन 0 ये डिफाइन ही नहीं है। टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम घट नहीं सकता। आई बात समझ में? जैसे अभी मान लो कि 11:40 हो रहे हैं, तो 11:30 पे आज का डेट और नहीं जाया जा सकता। जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो जा ही नहीं सकते। अपन भगवान है नहीं कि टाइम रोक दिया और लगा एकदम फिर से तुम्हें कहानी सुनाने, नहीं। अपन इस टाइम पे नहीं जा सकते, पास्ट टाइम पे नहीं जा सकते। प्रेजेंट टाइम होता है वही टाइम जो कोई भी एक्शन का टाइम या कोई भी इवेंट का टाइम, और ये होता है फ्यूचर टाइम जो आने वाला टाइम है। टाइम हमेशा पॉजिटिव होगा, या टाइम 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव होगा, टाइम नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, अच्छा, ये तो हो गई कि किसी भी एक्शन के स्टार्ट होने का टाइम को हमने t इज इक्वल टू 0 बोल दिया। ठीक, अच्छा, इंस्टेंटेनियस टाइम क्या होता है वो देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस टाइम, ठीक, ये होता है टाइम ऑफ एनी इंस्टेंट और एनी एक्शन। टाइम ऑफ एनी एक्शन और इंस्टेंट, टाइम ऑफ एनी एक्शन और इंस्टेंट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो आप कि t इज इक्वल टू 8 AM, ये क्या है? एक इंस्टेंट है, ये एक इंस्टेंट है। मान लो कि अब टाइम 8 बजे, ये आपने कोई भी काम स्टार्ट किया, तो ये 8 का बजना क्या है? एक इंस्टेंट है। ऐसे ही मान लो कि 8:02, ये भी क्या है? एक इंस्टेंट है। ठीक, ये सारे क्या है? एक एक इंस्टेंट है। ठीक, ध्यान दो, ये सारे क्या है? एक एक इंस्टेंट है। जैसे मान लो कि आप कोई मूवी देखने गए, आप मूवी देखने गए 12 बजे, मान लो आप पुष्पा जाके देख रहे हो, 12 PM में आपने मूवी देखना स्टार्ट किया, 12 बजे मूवी देखने गए, और आपका जैसे ही 12 बजा मूवी चालू, जैसे ही मान लो 3 बजा, जैसे ही मान लो 3 PM हुआ, तो 3 बजना क्या है? एक इंस्टेंट है। अच्छा, ये भी एक इंस्टेंट था, ये भी एक इंस्टेंट है। अब इनके बीच में ही मूवी चली, मान लो 3 आवर्स तक मूवी चलती रही, तो अपना जो पता चला, अपने को यदि ये पता करना होगा कि कितनी देर तक मूवी चली, तो हम निकालेंगे डेल्टा टी। तो क्या लिखेंगे डेल्टा टी? 3 PM - 12, तो टोटल 3 आवर्स लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे? टोटल 3 आवर्स, टोटल 3 आवर्स। तो ये 3 आवर्स जो है ना, दो इंस्टेंटेनियस टाइम के बीच का टाइम है, और इसको अपन बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम और एवरेज टाइम। ठीक, तो ये पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो मूवी की ड्यूरेशन कितनी हुई? 3 घंटे। मूवी की ड्यूरेशन कितनी हुई? 3 घंटे। और ये जो 3 बजना हुआ इंस्टेंट हुआ, 12 बजना हुआ इंस्टेंट हुआ, 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच का जो टाइम हुआ उसको अपन क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ टाइम और एवरेज टाइम। ठीक, तो आप जो है ना इंस्टेंटेनियस टाइम को ऐसे बोल सकते हो। ठीक, और एवरेज टाइम क्या हो जाएगा या पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, अगले पेज पे देख लेते हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिए, हाँ दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसको अपन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा इट इज टाइम बिटवीन
2 इंस्टेंट, इट इज टाइम बिटवीन 2 इंस्टेंट। 2 इंस्टेंट के बीच का टाइम को अपन क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। तो ये डेल्टा टी क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी जस्ट लास्ट एग्जांपल में देखा कि हमारा T2 क्या हो रहा था, 3 बजना हो रहा था, 3 PM, जिसको आप 15 बजे भी बोलते हो कि 15 बज गया, ठीक। T1 कितना था हमारा, 12 PM। तो यहाँ से हमने 2 का निकाला, तो वो हमारा T2 माइनस T1 जो है ना, वो क्या आ जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम और एवरेज टाइम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने अभी तक बस पैरामीटर्स में क्या देखा, टाइम के बारे में, ठीक। सेकंड हम लोग पैरामीटर स्टार्ट करते हैं, सेकंड पैरामीटर स्टार्ट करते हैं। और सेकंड पैरामीटर हमारा होगा क्या, पोजीशन। क्या चीज, अच्छा, आप टाइम के बारे में, टाइम स्केलर चीज है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, और इसका यूनिट सेकंड होता है, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आप जानते हो, ठीक। चलो, क्या चीज, पोजीशन। इसको अपन एस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये वेक्टर चीज है, ध्यान दीजिए। पोजीशन किसी भी चीज का पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एक रेफरेंस चाहिए होता है। जैसे मान लो कि इस फैन के बारे में यदि मैं बोलूं कि इस फैन का पोजीशन क्या है, तो अब यदि कोई स्पाइडरमैन टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया या कोई स्पाइडरमैन आ गया, वो जाकर उधर छत पे चिपका हुआ, तो बोलेगा मेरे से नीचे है फैन। अपन इस सरफेस पे बोलेंगे तो बोलेंगे फैन ऊपर है। कोई उधर से बोलेगा तो बोलेगा मेरे पीछे है। हम इधर से बोलेंगे तो मेरे बोलेंगे आगे है। आप यदि पीछे से बैठ के देख रहे हो तो बोलोगे कि सर मेरे भी आगे है, और हम तो आपके तरफ है, मतलब आपके तरफ है, ठीक। तो इसके लिए जो है ना, एक फिक्स्ड पॉइंट अपने को डिफाइन करना पड़ेगा कि हम किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात करें। कि जैसे ये गेट है, तो गेट से किधर है, किसी को अपने को बोलना है कि भाई तुमको फैन तक जाना है, उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए कि तुम गेट से एंटर करो, 3 मीटर इधर चलो और फिर 5 मीटर इधर चलो, और तुम सामने देखोगे ना तो ऊपर तुम्हारे फैन नजर आएगा। तो ठीक है भाई, तो हमने क्या रेफरेंस किया, गेट, एंट्री पॉइंट हमने क्या लिया, रेफरेंस ले लिया। किसी भी पॉइंट को, किसी भी पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए अपने को रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। हम हमेशा रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि हाँ यहां से इतनी दूर। जैसे आप अपने भी गांव में ऐसे बताते होंगे, कोई मित्र आया होगा नया नया, तो आप बोलते होंगे हाँ भाई सुन, वो जो गणपति मंदिर है ना, तो गणपति मंदिर से 30 मीटर इधर आकर के मेरा ही घर है। गणपति मंदिर से सामने वाली जो रोड है ना, उसमें 40 मीटर आगे चल के ना बाएं साइड में मेरा घर है। आई बसों में। तो आपने रेफरेंस का क्या यूज किया, एक मंदिर को। कोई हो सकता है बस स्टेशन के पास हो, कोई हो सकता है कि कहीं और जगह पे अपना रेफरेंस दे, क्या भाई कि इस जगह से जो बड़ा वाला बरगद का पेड़ है ना, जो भूत वाला पेड़ है, जो लोग कहानी बोलते हैं, वहां से जो सीधे रास्ता है ना, उसी रास्ते में 50 कदम चलोगे ना तो मेरा घर आ जाएगा। ऐसे तो हमने रेफरेंस के लिए क्या यूज किया, बरगद वाले पेड़ को, ठीक। तो रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। पोजीशन के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस। तो जनरली हम रेफरेंस देने के लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन का यूज करते हैं। आपने काफी अच्छे से पढ़ रखा है, इससे पहले वेक्टर चैप्टर में सारे कुछ आपने पढ़ रखा है कि पोजीशन क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, जेड एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स किधर किधर होते हैं, सब कुछ आपने पढ़ रखा है। तो बिल्कुल वही चीज है, डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक। तो यहां पे ध्यान दीजिए, हम इधर ले रहे हैं एक्स एक्सिस, हम इधर ले रहे हैं एक्स एक्सिस, और इधर हम ले रहे हैं वाई एक्सिस। ये है हमारा 2D सिस्टम। 2D सिस्टम में ओरिजिन को ही हम रेफरेंस जैसा यूज करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस। हम ओरिजिन को ही क्या लेते हैं, रेफरेंस। यदि हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो हम तब भी हम ओरिजिन को ही रेफरेंस लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, और ये अपना ओरिजिन हो गया 0 0 0, ठीक। तो हम ओरिजिन को क्या लेते हैं, रेफरेंस। ये क्या कहलाएगा हमारा, रेफरेंस, ठीक। ये हमारा क्या कहला जाएगा, रेफरेंस। ध्यान दीजिए अब मान लो कि अपने पास यहाँ पे कोई पॉइंट है,
से पॉइंट P है, ठीक। तो पॉइंट P का कुछ कोऑर्डिनेट होगा x में और y में, ठीक। तो ये जो इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक, इस पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो ये जो हमारा वेक्टर होगा ना, इसको हम बोलेंगे OP, ठीक। ये हमारा वेक्टर क्या हो जाएगा, OP। और आप सब लिखने जानते हो वेक्टर में, ये OP वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई कैप, मतलब x में x एक्सिस की ओर x यूनिट चले हैं और y एक्सिस की ओर कितना चले हैं, y यूनिट, तो y j कैप, ठीक। अच्छा, यही हो गया हमारा क्या चीज, पोजीशन। यही क्या हो गया हमारा पोजीशन। इसी OP को अब कोई R बोल देगा तो वो बोल देगा क्या, R इज इक्वल टू क्या है, R इज इक्वल टू है एक्स आई कैप प्लस y j कैप, ठीक। इसी को कोई S बोल देगा तो S इज इक्वल टू लिख लेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा, यदि हम यहाँ पे 3D कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, एक्चुअली पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो लिख नहीं सकते तो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक। ये है हमारा पॉइंट, ये है ओरिजिन हमारा O, ये है हमारा कुछ x y और z इसका कोऑर्डिनेट है, और ये हम ले रहे हैं r बोल दिए, ठीक। तो ये r जो है हमारा कितना हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। ये हो जाएगा हमारा पोजीशन, ठीक। अच्छा, आपको मैग्नीट्यूड लिखने भी सिखाया गया है वेक्टर में, सारी चीजें आप जानते हो कि इसका मैग्नीट्यूड वगैरह कितना हो वो जानते हो, इसका डायरेक्शन कितना होगा तो आप tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लेते हो, मैग्नीट्यूड कितना होगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हो, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट अंडर लेते हो। इसका कोसाइन वैल्यू डायरेक्शन देता है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, जहां पे अल्फा बीटा गामा होते हैं एंगल मेड बाई वेक्टर या एंगल मेड बाई आर विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये आपने वेक्टर में पढ़ रखा है, उस पर हम नहीं जा रहे। तो पोजीशन हुआ ये, ठीक, कि पोजीशन या लोकेशन हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक। ठीक है, आगे देखते हैं नंबर थर्ड, पैरामीटर्स थर्ड। तीसरा पैरामीटर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको अपन बोलेंगे डेल्टा आर। ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, 9th में पढ़े अपन ने, 8th में भी अपन पढ़े कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्टेंस निकालो, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट में ये क्या होता है, जैसे एक पोजीशन पे थे, जैसे मैं यहाँ पे था, मेरा एक पोजीशन है, मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ पे मैं ऐसे घूम के आ सकता हूँ, ऐसे घूम के आ सकता हूँ, ऐसे ऐसे नाचते हुए आ सकता हूँ, कैसे भी आ सकता हूँ। फाइनली मेरा पोजीशन में कितना चेंज आया कि मैं वहाँ पे था, अभी यहाँ पे हूँ, तो पोजीशन में जो चेंज होगा उसी को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन में ही जब डिफाइन हो रहा है तो फिर पोजीशन पे थोड़ा चर्चा करते हैं कि कैसे पोजीशन में चेंज हो रहा है। देखो ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस ले लो, इसको हमने ओरिजिन बोल दिया। अब मान लो कि पहले कोई पार्टिकल यहाँ पे था, से हमने बोल दिया इसको पॉइंट 1 पे। अच्छा, यहाँ से जो है ना ये चल चल के मान लो यहाँ पे पहुँच गया 2 पे, पॉइंट 2 पे। अच्छा, ये 1 पे था, 2 पे पहुँच गया, ये 1 पे था, 2 पे पहुँच गया। अच्छा, 1 पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा तो हमने इसको x1 और y1 बोल दिया। 2 पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट होगा, हमने इसको x2 और y2 बोल दी। ध्यान दीजिए, 1 से चल के 2 पे चला गया है, ठीक। तो अब ये जा सकता था ऐसे भी, ऐसे भी, कैसे भी जा सकता था। तो वो सारे अनंत रास्ते हो सकते हैं। हो सकता है कि ये यहाँ से चालू करे और ये ऐसे 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 होके पहुँचे, ये ऐसे ऐसे घूमे जा करके पूरा शहर घूम के यहाँ पे पहुँचे, ये ऐसे पहुँच जाए, ये ऐसे पहुँच जाए। ये सारे पॉसिबिलिटी है, अनंत रास्ते हो सकते हैं 1 से 2 पॉइंट तक जाने के।
लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्टिंग पॉइंट होगा वो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अभी हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो इन सारे पॉइंट्स पे फिर से चर्चा करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, ओके, ये बच गया और ये बच गया। ध्यान दीजिए, तो हम बात कर रहे थे चेंज इन पोजीशन की। बात सुनिए, तो पहले ये कहाँ पे था? पहले तो ये यहाँ पे था, ये इसका हमने बोल दिया कि R1 कुछ पोजीशन रहा होगा। अभी कहाँ पे है? अभी ये यहाँ पे है, तो ये रहा होगा इसका R2 पोजीशन। अब आप वेक्टर पढ़ के आए हो, यदि हम बात करें 0 1 2 में या 0 A और B में, इस ट्रेंगल में यदि हम बात करें, ठीक, तो इस ट्रेंगल में यदि हम बात करेंगे कि इन ट्रेंगल 0 1 2 0 1 2 या आप इसको A और B बोलोगे तो 0 AB में, ठीक, OAB में। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, वो कितना जाएगा? ये देखो, दिस वेक्टर, चलो मैं इसको, इस ट्रेंगल को अपन AB से नाम दे रहे हैं। ठीक, AB नाम बहुत फेमस है इसलिए दे रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, AB ऑलवेज फेमस, ध्यान दो। तो हमने बोल दिया O, इस पॉइंट को बोल दिया A और इस पॉइंट को बोल दिया B। तो इन ट्रेंगल OAB, यस, इन ट्रेंगल OAB। यदि आप देखोगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि ये वाला वेक्टर इसके माथे पे इसका पैर है, तो फिर ये वाला वेक्टर का सम डायरेक्टली क्या होगा? ये वाला वेक्टर। तो हम यहां से निकालेंगे कि OA प्लस AB इज इक्वल टू OB वेक्टर। यस, यहां से हमको निकालना क्या है? डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या है? एक्चुअली इट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन जो पोजीशन हुआ है, क्या यही है वो डेल्टा आर? यस, यही तो अपने को निकालना है। मतलब अपने को निकालना है AB। अपने को क्या निकालना है? AB। तो हमने इधर रखा है AB और AB, तो इधर जाके ये क्या हो गया? OB माइनस OA। अच्छा, OB माइनस OA, क्या OB जो है क्या वो R है? क्या वो R2 है? और OA जो है क्या वो R1 है? तो यदि आप ध्यान से देखो कि ये AB जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा R2 माइनस R1। ठीक, और ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, या इसी AB को अपन क्या बोल देंगे? डेल्टा R, या चेंज इन पोजीशन, या इसी को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये हो जाएगा R2 माइनस R1। बहुत जगह पे आपको ये चीज R फाइनल माइनस R इनिशियल में भी लिखा हुआ मिलेगा कि R फाइनल माइनस R इनिशियल। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर चीज होता है। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसके नीचे सेकेंड पॉइंट कि इट इज अ वेक्टर quantity and its SI unit is मीटर। क्या हो जाएगा? SI यूनिट इज मीटर। तो ये था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगले स्लाइड पे अपन देखेंगे, अगला पैरामीटर्स देखेंगे अपन, डिस्टेंस। ठीक, ध्यान दीजिए, डिस्टेंस, क्या? डिस्टेंस इसको अपन आप S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके माथे पे कोई एरो नहीं, R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माथे पे एरो नहीं है, ये स्केलर चीज है। ठीक, तो पहली बात तो यही हो गई कि डिस्टेंस जो है, जैसे अभी हमने बोला था ना कि A से B तक जाने के लिए अनंत रास्ते हो सकते हैं, तो अनंत रास्तों का, जैसे आपने जो भी रास्ता सेलेक्ट किया है तो उस रास्ते की टोटल लंबाई क्या कहलाएगी? डिस्टेंस। जैसे मुझे यहाँ से जाना है, वहां पे मैं यहाँ पे गया, ऐसे ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे घूमा, मैं यहाँ पे पहुंचा, आया हूँ 2 मीटर ही, लेकिन मैं ऐसे 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 बहुत घूम के 4 मीटर चल लिया, तो मेरा A से B तक आया मैं 2 मीटर, लेकिन मैंने कितना टोटल ट्रेवल किया? एक्चुअल मेरे रास्ते की लंबाई कितनी हुई? 4 मीटर। तो 4 मीटर हो जाएगा क्या चीज? डिस्टेंस। ठीक, ध्यान दीजिए, ये डिफाइन होगा, इट इज डिफाइंड एज
एक्चुअल पाथ लेंथ, it is defined as actual path length between two points, between two points it is defined as actual path length between two points, दो पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल रास्ते की लंबाई होगी उसको अपन डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए सॉरी, ध्यान दीजिए, जैसे ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, हम ए से बी गए थे, तो क्या ये भी डिस्टेंस होगा? यस, ये भी डिस्टेंस होगा। ए से बी यदि हम सीधे सीधे भी जाएंगे तब ये भी डिस्टेंस ही होगा, लेकिन ये एक यूनिक टाइप का डिस्टेंस है, इससे छोटा और कोई डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो ये यूनिक डिस्टेंस है, तो इसको अलग से लोगों ने नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट। मतलब दो पॉइंट का बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ऐसे भी लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, अच्छा, ऐसे आ जाओ, या फिर आप ऐसे आ जाओ, या आप ऐसे 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 आ जाओ, कैसे भी आप आ जाओ, ये सारे पॉसिबिलिटी है और ये सारा कहलाएगा डिस्टेंस। ठीक, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ होता है। ठीक, आप इसको बोल सकते हो कि ए से बी हम गए वाया 1, वाया 2, वाया 3। ठीक, तो कोई एक डिस्टेंस होगा से S1, वो होगा क्या चीज बोलो, A1 B, मतलब A1 होते हुए गए, अलग डिस्टेंस निकल के आएगा, अलग पाथ लेंथ निकल के आएगी, रास्ते की लंबाई अलग निकल के आएगी। जब हम ए से दूसरा फॉलो करके बी तक जाएंगे, अलग रास्ते की लंबाई निकल के आएगी जब हम ए से तीसरा फॉलो करके बी तक जाएंगे। यस, तो ये सारी बात है। ठीक, अच्छा, डिस्टेंस भी क्या होता है? डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर ही होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी and its unit is, ऐसा यूनिट इज मीटर। ठीक, इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही, और यहीं से हम लोग अगले लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।